अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक की फ़िज़िक्स बुक। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम वेव की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इन द डिटेल्स। तो वेव की प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले आपको वेव के अबाउट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वेव। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेट सपोज कि यहाँ पर एक सपोर्ट है जिसके साथ वेव रोप अटैच हुई हुई है। अगर आप इसको यहाँ से होल्ड करके अपने हाथ से एनर्जी अप्लाई करते हो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये रोप जो है वो अपवर्ड मूव करती है लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से अपवर्ड मूव करती है। अब ये यहाँ से जो इसने अपवर्ड मूव किया है, तो ये जो पोर्शन है इसका ये आगे मूव करेगा। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर मूव करवाना छोड़ देते हो तो भी ये अपवर्ड पोर्शन जो है वो आगे मूव करता हुआ जाएगा। लेकिन अगर इस रोप को आपने फिर से शेक किया इन द डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ से जो आपने ऊपर अप्लाई की थी फोर्स वो आगे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, और अगर फिर से आप इसको अपवर्ड मूवमेंट दे रहे हो, फिर से ये रोप अपवर्ड जाएगी और पहले जो आपने डाउनवर्ड फोर्स दी थी उसका बल वही रहा और ये यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट वही सेम रही। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपने पहले फोर्स अप्लाई की थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या जा रही है, आगे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपने एनर्जी अप्लाई की हुई है वो आगे जा रही है। दैट मीन्स के अगर आप इस पर कंटिन्यूसली एनर्जी लगाते रहें तो कुछ इस तरीके से रोप की शेप आ जाती है। ठीक है, अप एंड डाउनवर्ड इस तरीके से आ जाती है। अब क्या हुआ कि एनर्जी आपने एक पोर्शन पर अप्लाई की है, लेकिन वो एनर्जी स्टेशनरी नहीं थी, वो एनर्जी जो है वो आगे फॉरवर्ड होती गई, ट्रांसफ़र होती गई। इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वेव। ठीक है, तो वेव हम कहते हैं कि जब आप एक पॉइंट पर एनर्जी अप्लाई करें, वो एनर्जी ट्रांसमिट हो, किसी भी मेथड के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे हम कहते हैं वेव। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हेयर इज इट्स डेफिनेशन कि वेव जो है इट्स अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एक और डेफिनेशन भी है वेव की जो कि हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यस, अब देखिए, वाटर के अंदर आप एक स्टोन को अगर ड्रॉप कर दें या कोई सी भी चीज़ अगर ड्रॉप कर दें, तो क्या होता है कि वाटर के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर। अब देखें, इस पिक्चर से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरीके से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपने क्या किया था कि जस्ट मीडियम जो कि स्टेशनरी था उस मीडियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया। आप किसी भी मीडियम को अगर डिस्टर्ब कर दें तो वहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव प्रोड्यूस होती हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेव, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वेव का यही रीज़न होता है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी। अब एक रोप के अंदर किस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट से, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सिलिंकी स्प्रिंग की तरफ। सिलिंकी स्प्रिंग कहते हैं एक हाईली कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जो कि हेलिकल शेप में होता है, कॉइल्ड होता है। तो सुपर कॉइल्ड, सुपर हेलिकल, हाईली कंप्रेस्ड जो स्प्रिंग होता है उसको हम कहते हैं सिलिंकी स्प्रिंग। ठीक है, इसको अगर आप एक सपोर्ट के साथ, जैसे ये लगी हुई है, सपोर्ट के साथ टाई कर देते हो, तो फिर अगर आप इसको भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवाओ लाइक दिस, यहाँ पर देखें इसमें अपवर्ड मूवमेंट हुई हुई है, डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से देखें ये पहला बल था जो कि अपवर्ड मूव किया। अब ये आराम आराम से आगे जाएगा, सॉरी, अब ये आराम आराम से जो बल ऊपर की तरफ आया ये आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से ये आगे मूवमेंट होती जा रही है। यानी एनर्जी आपने वन पॉइंट पे अप्लाई की, लेकिन वो एनर्जी अब ट्रांसफ़र होती होती आगे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सिलिंकी स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। लेकिन ना सिर्फ हम इसके अंदर अप एंड डाउन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनर्जी को, बल्कि एक और भी तरीका है, दैट इज़ बाय कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। देखिए, यहाँ पर इस स्प्रिंग को सीधा रख के अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो ये कंप्रेस्ड रीजन आगे मूव करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रीजन इस जगह पर पहुँचा है। अब आपने इसको पहले कंप्रेस किया, फिर इसको स्ट्रेच कर लिया, फिर कंप्रेस किया, फिर स्ट्रेच कर लिया, तो जो कंप्रेस्ड रीजन है वो फिर स्ट्रेच रीजन, फिर कंप्रेस्ड रीजन, इस तरीके से ये आगे मूव करते हुए चले जाएंगे और इसको हम कहेंगे वेव। यानी इस तरीके से भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर वेव इन रिपल टैंक। ओके, हेयर इट इज़ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। अब हम इसको समझने के लिए इस डायग्राम पे अब फोकस करेंगे कि हेयर इट इज़ द डायग्राम ऑफ रिपल टैंक। ये रिपल टैंक जो होता है ना, एक तरह से टैंक ही होता है। ये देखें, ये बना हुआ है टैंक, ठीक है, एक तरह से ये टैंक ही होता है। और इसमें वाटर जो होता है वो फिल्ड हुआ हुआ होता है, लेकिन ये टैंक थोड़ा शैलो होता है, यानी ज़्यादा डीप नहीं होता। इसमें यहाँ पर वाइब्रेटर लगा हुआ होता है। वाइब्रेटर इलेक्ट्रिकल है, यानी यहाँ पर जैसे इसको सप्लाई मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा, ये वाइब्रेटर मूव करता है और वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ऊपर लगी हुई होती है लैंप, जिसके थ्रू जो है ना शेडो बनता है वेव्स का। और कहाँ पर बनता है, नीचे वाइट स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना वेव्स का पैटर्न हमें शो होता है, और वो वेव्स का पैटर्न जो होता है वो इसी लैंप की वजह से ही शो हो रहा होता है, ठीक है। तो हेयर, सो इट इज़ ऑल अबाउट रिपल टैंक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, वाटर टैंक को, रिपल टैंक को, कि रिपल टैंक है क्या। इट्स अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर। एक मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता और ग्लास का टैंक होता है जिसमें वाटर फिल्ड हुआ होता है। क्यों इस मतलब ये यूज़ होता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि नीचे जो पैटर्न बनता है ना उससे साफ जाहिर हो जाता है कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है, सारी प्रॉपर्टीज़ इससे डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। इसको ऊपर से एल्यूमिनेट करने के लिए बल्ब वगैरह लगाया हुआ होता है, और स्मॉल वाइब्रेटर होता है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है, अप एंड डाउन द वाटर सरफेस, इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद हेयर द वाटर इज़ अ मीडियम थ्रू विच द रिपल्स ट्रेवल आर प्रोपेगेट। वाटर जो होता है ना वो मीडियम होता है जहाँ से ये जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं या मूव करती हैं, जिसका पैटर्न हमें वाइट स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, ठीक है। अब हम वेव्स की टाइप्स पर आते हैं कि किस तरीके की वेव्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर फोकस करें, देखिए हमने रोप के थ्रू किस तरीके से वेव प्रोड्यूस की थी, अप एंड डाउन मूवमेंट से इस तरीके से पैटर्न बना था वेव्स का, ठीक है। और जब हमने स्लिंग की स्प्रिंग को राइट एंड लेफ्ट मूव करवाया था तो कुछ इस तरीके से वेव्स बनी थी, यानी कुछ हिस्सा इसका कंप्रेस था तो कुछ इसका हिस्सा इसका स्ट्रेच था, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके, लाइक दिस। तो ये हिस्सा जो कि कंप्रेस हुआ हुआ होता है ना, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और ये हिस्सा जो कि रिलैक्स्ड होता है उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। स्ट्रेच हुए हुए पोर्शन को हम रेयरफेक्शन कहते हैं, और जो कंप्रेस हुआ हुआ है उसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड रीजन, ठीक है, या कंप्रेशन। अब इन दोनों वेव्स के अंदर डिफरेंस देखें। देखिए हमने इस वेव को, ये ऊपर वाली वेव, इसको पहले अपवर्ड मूवमेंट दी थी, उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट दी, लेकिन वेव कहाँ मूव कर रही थी, टूवर्ड्स राइट, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें वेव राइट की तरफ मूव कर रही है, लेकिन हम इसको कहाँ मूव करवा रहे हैं, अप एंड डाउन। यानी कि जो मूवमेंट ऑफ अ वेव है वो परपेंडिकुलर है टू द मूवमेंट ऑफ मोशन, यानी जो एनर्जी की मूवमेंट हो रही है उसकी जो एनर्जी की मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वेव की डायरेक्शन। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं इस वेव को जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर आपने एनर्जी अप्लाई जिस डायरेक्शन में की है, यहाँ पर एनर्जी हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी और वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अप्लाइड एनर्जी और जो, या फिर ऐसे कह लें कि जो एनर्जी आपने अप्लाई की उसकी डायरेक्शन भी वही है जो कि मूवमेंट ऑफ वेव की है, ठीक है। वेव की मूवमेंट और अप्लाइड एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है दोनों। तो इस तरीके की वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ओके। अब इनकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन ये रही कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मोशन होगा उसी के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और तो इस तरीके की वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ओके। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी जहन में रख लीजिएगा कि वाटर के सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं, या फिर रिपल टैंक में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, गिटार के स्ट्रिंग में लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये जितनी भी वेव्स होती हैं वो इसी तरीके से मूव करती हैं, यानी ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है।
और अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो हैं जो कि उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस डायरेक्शन में वेव की मोशन हो, ठीक है। डायरेक्शन जहाँ पर आपने अप्लाई की है एनर्जी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेव भी मूव कर रही है, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसकी सोल एग्जांपल इज साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ठीक है। अब हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में मैंने आपको बताया था कि वो कुछ ऐसा रीजन होता है जो कि कंप्रेस्ड हुआ हुआ होता है, और कुछ ऐसा रीजन होता है जो कि रिलैक्स्ड होता है या फिर स्ट्रेच्ड होता है। तो कंप्रेस्ड रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर रिलैक्सेशन हुई हुई हो या फिर स्ट्रेचिंग हुई हुई हो उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। अब वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, लेट्स सपोज दिस इज वाई एंड एक्स एक्सिस। अब वेव जो होती है ना, एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आता है। इस तरीके से मैंने एक दो वेव बना ली, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो अपर पोर्शन आ रहा है ना वेव का, दिस वन, ठीक है, यस दिस वन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट, ओके। और जो लोअर पोर्शन ऑफ द वेव है इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक। और ये जो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ओके। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, इसकी डेफिनेशंस को हम फर्दर पढ़ेंगे। इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एक वेव जो होती है ना, वन वेव, एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट होता है और एक जो होता है वो ट्रफ होता है। इस हिसाब से एक वेव जो है यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, यहाँ तक एक वेव शामिल हो गई। फिर यहाँ से दूसरी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हो गई, दिस इज सेकेंड वेव, ठीक है। तो वन क्रेस्ट वन ट्रफ जो होता है एक वेव में शामिल होता है। अब एक कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है कि अगर एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी लिख सकते हैं, म्यू से भी लिख सकते हैं। खैर, एक सेकंड में लेट सपोज अगर 4 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं तो 4 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। तो ये भी टर्म जहन में रख लीजिएगा। और एक वेव कंप्लीट बनने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये कुछ टर्म्स थी, अब हम इनको डायरेक्टली डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म वाज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि मूविंग बॉडी तय करेगी उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइट ऑफ अ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ अ ट्रॉफ, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हम क्रेस्ट को मेजर करें कि क्रेस्ट कितना ऊपर है, हम ट्रॉफ को भी मेजर कर सकते हैं कि ट्रॉफ जो है वो कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज क्रेस्ट। क्रेस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ अ वेव, या फिर वेव के अंदर वो सरफेस जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो उसे भी हम क्रेस्ट कहते हैं। और ट्रॉफ कहते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम जो है वो मिनिमम हो जाए उसे ट्रॉफ कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोअर पोर्शन ऑफ द वेव, ठीक है। उसके बाद दो और टाइप्स है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किस बेसिस पर है? मीडियम की बेसिस पर है, ठीक है। मीडियम की बेसिस पर दो वेव्स की टाइप्स है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वो वेव्स हैं मैकेनिकल जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम होगा, एयर हो वाटर हो कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो वेव्स जो होंगी वो मूव करेंगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनको नीड नहीं होती मीडियम की, तो ये जहाँ पर कुछ भी ना हो, वाटर भी ना हो, एयर भी ना हो, वहाँ से भी मूव कर जाएंगी, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। कोई वाइब्रेशन हो रही हो तो इस वजह से मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल याद कर लेना, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सीस्मिक वेव्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितने भी 7 रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो आ जाते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं ये इसमें ट्रांसवर्स नेचर की भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी की नेचर भी हो सकती है इनकी, यानी ये इस तरीके से भी मूव कर सकती हैं ट्रांसवर्स वेव की तरह, और ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती कभी भी, वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होगी, ओके। एंड देन मैकेनिकल वेव्स जैसे कि इनको मीडियम चाहिए होता है, इस वजह से ये वैक्यूम से कभी भी मूव नहीं कर सकती। तो इसी वजह से सन पे कहते हैं कि इतने सारे सन पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं, सन पे इतने सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन हमारे अर्थ पर कभी आवाज़ नहीं पहुंचती। वो इसी वजह से नहीं पहुंचती क्योंकि ज़मीन तक का जो फासला आता है ना सन से, सन के बाद फ़ौरन से वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। इस वजह से साउंड की वेव्स प्रोड्यूस जो तो होती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो पहुंच सकती हैं क्योंकि उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती ये साउंड वेव्स, तो फिर वो पहुंच जाती, ठीक है, क्योंकि ये वैक्यूम से भी पास हो जाती है एंड विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स में रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लाइट वेव्स की रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें ये रिपल टैंक में एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो गया था कि जब भी वाटर की वेव्स या फिर कोई सी भी वेव्स किसी भी स्ट्रेट बैरियर से हिट करेंगी, बैरियर कोई सा भी हो सकता है, वुडन ब्लॉक हो, दीवार हो, कुछ भी हो, तो जैसे ही ये इसके साथ हिट करेंगी तो ये रेस उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं, जिस मीडियम से वो प्रोड्यूस हुई थी उसी मीडियम में वापस आ गई हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन इज बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग नज़र भी नहीं आ रहा, बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस, ठीक है। तो वेव जो है वो किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराए और वापस उसी सरफेस के अंदर वापस आ जाए, तो फिर ऐसी वेव का इस जो फिनोमेना है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक और फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था, दैट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होगी, देखिए उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि अगर मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ इससे, ओके। देखिए ये रिपल टैंक है, ठीक है, रिपल टैंक में वाटर फिल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पर अगर मैं एक वुडन ब्लॉक रख दूँ, इसी के बिल्कुल फिट होने वाला वुडन ब्लॉक रख लूँ, तो क्या होता है कि जो वाटर की वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, ये जो वाटर था ना ये शैलो वाटर था। अब यहाँ पर जो मैंने वुडन ब्लॉक रख दिया, अब ये जो पानी है ना ये इसके ऊपर आ गया, ऊपर आने की वजह से इसके जस्ट सरफेस पर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा शेलो वाटर, ये हो जाएगा डीप वाटर, सॉरी ये डीप वाटर है और ये शेलो वाटर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वाटर की, लेट सपोज वो इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से वाटर की वेव्स जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ आएंगी तो फिर ये डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो वाटर का या वेव्स का डायरेक्शन को चेंज कर देना व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप वाटर टू शेलो वाटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। हियर इट इज, when a wave enters from a region of deep water to a region of shallow water, जब भी वेव जो है वो डीप से शैलो वाटर की तरफ आएगी एट एन एंगल, द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर कुछ और भी मैंने पॉइंट्स नोटिस करवाए हैं कि जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो डेंस वाटर में ज़्यादा होती है, डेप्थ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वी यानी शेलो वाटर से ज़्यादा डीप वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इस तरीके से वेवलेंथ भी डीप वाटर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शेलो वाटर, जबकि फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आता, फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, ओके। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हमने वेव की पहले डिस्कस की हुई हैं उन्हीं को यहाँ पर दोबारा डेफिनेशन बताई गई है उनकी। तो सबसे पहले है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लग रहा है, तो एक वेव है इसको एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। या फिर वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे भी हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एज इट इज़ अ टाइम सो इट्स यूनिट विल बी सेकेंड,
ठीक है। और फिर जो दूसरी टर्म है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड के अंदर पर यूनिट टाइम जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज़ कि कुछ ऐसी वेव्स थी जिनका एक सेकंड में इस तरीके से 5 से 6 राउंड पूरे कर लिए। लेट सपोज़ कि इसने 4 वेव्स बना ली, ठीक है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर कोई ऐसी वेव है जिसने जस्ट 2 वेव्स बनाई हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? इसकी हुई, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू 1/t। ये जहन में रख लें, टाइम पीरियड देकर फ्रीक्वेंसी भी एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी देकर टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो ये इंटर कन्वर्जन भी आप जहन में रख लें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर किया जाता है, इट्स द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसे हम रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। टाइम पीरियड के इन्वर्स को भी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वेवलेंथ पर आते हैं, तो वेवलेंथ जो है ना किसी भी वेव के अंदर, देखें यहाँ पर मैं वेव बना रही हूँ, किसी भी वेव के अंदर दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। या फिर दो ट्रफ जो कि एडजेसेंट हो यानी बराबर में ही हो, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो वेवलेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो जितने भी लेंथ के यूनिट्स हैं हम वेवलेंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव है या फिर वेव स्पीड है। वेव स्पीड को हम कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज क्रेस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर इतनी बड़ी डेफिनेशन से बेहतर है आप इसको पढ़ लें कि एक वेव जिस स्पीड से ट्रैवल करती है उस स्पीड को हम वेव स्पीड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला ये है, यानी कितनी वेवलेंथ उसने टाइम पीरियड में जो है कवर की है उसे हम वेव स्पीड कहते हैं। तो ये दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, v फॉर स्पीड, f इज फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज वेवलेंथ। और एक ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये रीअरेंजमेंट से बना है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, और यूनिट वही सेम रहेगा जो कि स्पीड का होता है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। लास्ट में आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो कि हम बनाते हैं एज अ पैटर्न शो करने के लिए हम इनको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें वाटर की वेव्स बनी हुई है कंसंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में, इस तरीके से वाटर की वेव्स बनी हुई होती हैं। तो ये जो लाइंस हम बना रहे हैं इन लाइंस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। या फिर कुछ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की शेप में होती हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ रही होती हैं, कुछ इस तरीके की भी वेव्स होती हैं। तो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, प्लेन वेव्स जिनको कहते हैं, या फिर कंसंट्रिक भी हो सकती हैं, यानी सर्क्यूलर वेव्स भी हो सकती हैं। तो वेव फ्रंट जो है वो दो तरह से पैटर्न बनाते हैं वेव फ्रंट का, कुछ होते हैं सर्क्यूलर वेव फ्रंट तो कुछ होती हैं प्लेन वेव फ्रंट। सर्क्यूलर वेव फ्रंट यूजुअली हम वाटर के एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, और प्लेन वेव फ्रंट उसी वाटर में आप कोई वुडन ब्लॉक ऐड कर दें तो फिर जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो बिल्कुल इस तरीके से कंसंट्रिक लाइंस होंगी, यानी प्लेन वेव फ्रंट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट। ये देखें, ये ऊपर वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट शो हुई है और एक्स एक्सिस पर टाइम शो हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड हम बगैर सॉल्व किए ग्राफ से देख लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर एक वेव का टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वेव कहाँ पर कंप्लीट होती है? ये यहाँ से स्टार्ट हुई, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ इन्वॉल्व होता है एक वेव के अंदर, ठीक है। तो फिर अगर हम इसको देखें, एक वेव यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, ये 0.3 के बाद जो मिड पोर्शन आ रहा है वहाँ पर कंप्लीट हो रही है, यानी ये यहाँ पर आएगा 0.4। तो यही यहाँ से पता चल गया, ग्राफ से ही पता चल गया कि इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 0.4 सेकेंड, ठीक है। 0.4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 0.4 का ही इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ये पॉइंट रिमूव कर दें, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 2.5 सेकेंड, ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरे पोर्शन में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v इंटू टी, ठीक है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है और टाइम पीरियड जो गिवन है दैट इज़ 0.4। तो आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 जो है आंसर आएगा। दिस विल बी
वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल भी है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये एज इट इज़ नहीं आ सकती क्योंकि जिनके भी स्टेटमेंट बड़ी होती है ज़्यादा तो वो एमसीक्यूज़ पेपर में नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आने से पहले यहाँ पर एक और टर्म है, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसे मोशन को कहते हैं जहाँ पर बॉडी अपने आप अपना जो मोशन है वो रिपीट करे, ठीक है। जैसे एक झूला होता है, उस झूले को आप पकड़ कर खींच कर एक पोजीशन पर ले आओ, फिर आप उसको रिलीज़ कर दो। उस फोर्स को रिलीज़ करोगे तो वो झूला आगे की तरफ मूव करेगा और वापस उसी पोजीशन पे आएगा, लेकिन फिर भी रुकेगा नहीं, फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर वापस उसी पोजीशन पे, यानी इस तरीके से वो अपनी मूवमेंट को रिपीट करता रहता है। सो दिस रिपीटिंग मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खुद को रिपीट कर रहा होता है मूवमेंट के दौरान, के एक पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट की वापस उसी पोजीशन पर, इस तरीके से रिपीटेडली मोशन है। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन है दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, की एक खास वक्त तक वो मोशन चलता है फिर वापस रिपीट हो जाता है। सो अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन। और इसी पीरियोडिक मोशन की जो वेल नोन एग्जांपल है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए यहाँ पर ये देखें, एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास को सपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब इसको अभी तक हमने इसकी रेस्ट पोजीशन पर छोड़ा हुआ है, तो जितना डिस्टेंस इसने कवर्ड किया हुआ है ना, जिस डिस्टेंस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन पोजीशन। में एमपी से शो कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज मीन पोजीशन। अब हमने यहाँ से इस बॉक्स को फोर्स लगाकर इसको खींच लिया इस तरफ, यानी स्ट्रेच करवा लिया, तो क्या होगा कि ये स्ट्रेचिंग पोजीशन में चला गया है, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ हुआ है वो भी इस डायरेक्शन में हुआ हुआ है, लेकिन ये जो ब्लॉक है इसमें एक्सेलरेशन अब जो प्रोड्यूस होगी वो इसके ऑपोजिटली इस साइड होगी, एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर आप इससे फोर्स हटा देते हो, लेट सपोज आपने इस ब्लॉक से फोर्स हटा ली है, तो ये ब्लॉक जो है दोबारा आगे की तरफ मूव करेगा और स्पीडली मूव करेगा इस साइड में, यानी अब जो डायरेक्शन है वो इस साइड डायरेक्शन हो गई, लेकिन हमेशा जो कि ब्लॉक होता है वो मीन पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है। मीन पोजीशन किससे कहते हैं, जहाँ पर ये पहले रखा हुआ था विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स, तो इसे मीन पोजीशन कहते हैं। और ब्लॉक की जो पोजीशन होगी, एक्सेलरेशन होगी, वो हमेशा मीन पोजीशन के टूवर्ड होगी। तो ये ब्लॉक यहाँ पर, इस पर फोर्स इस तरफ लगी हुई है, लेकिन डिस्टेंस जो इसने कवर कर रखा है वो इस तरफ कर रखा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगी वो अब वापस इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखने की है कि ना, जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच करके ज़्यादा डिस्टेंस तक ले जाओगे, उतनी स्पीड से, उतनी एक्सेलरेशन से ये वापस आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आप इसको कवर करवाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और मेन पोजीशन से लेकर इस नई पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जो नई अब पोजीशन बनी है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो प्रीवियस पोजीशन थी इट वाज मीन पोजीशन, ठीक है। खैर, हम किस बात पर थे कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन आगे एक माइनस साइन लगता है, ठीक है। ये माइनस साइन जो होता है ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है कि डिस्टेंस जो है वो एक्सेलरेशन के है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये। अगर डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ लगाओगे तो बॉडी की मूवमेंट, यानी ब्लॉक की जो मूवमेंट है वो इस साइड होगी, यानी एक्सेलरेशन जो होगी वो प्रोड्यूस होगी मीन पोजीशन की तरफ। और अगर फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, जो है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रही है, तो एक्सेलरेशन इस साइड जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक की मोशन की ना डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है फिक्स्ड पोजीशन पर, फिक्स्ड पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और हमेशा नेगेटिव होगी, यानी ऑपोजिट होगी। इस वजह से नेगेटिव साइन प्रोड्यूस जो अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो के है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है। काफ़ी सारे फिनोमेना जो है वो होते हैं इसमें, वो फिनोमेना जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन सब में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं, यहाँ पर इसकी सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसमें एक स्मॉल मेटालिक बॉब होती है, ये स्मॉल मेटालिक बॉब है जिसको टाई किया गया है सपोर्ट के साथ, एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। और अब इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जैसे ही आप इसको फोर्स अप्लाई करोगे, ये इसकी मीन पोजीशन है जहाँ पर ये पहले से ही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। अगर आप इसको खींच के इस साइड ले गए, जैसे कि इसकी ये न्यू पोजीशन ये है जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं, तो डिस्टेंस आपने इस डायरेक्शन में कवर किया है, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। और जब आप इसमें से फोर्स को रिलीज कर दोगे तो ये मूव करके मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा बॉब, फिर आगे की तरफ मूव करेगा और एक और एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भले इस डायरेक्शन में हो, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वापस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। दोनों कंडीशन कौन सी, कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी के पूरी अप्लाई हो रही है। दैट्स वाई सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ना आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है फॉर द सिंपल पेंडुलम, दैट इज इक्वल्स टू 2π√L/g। इससे जाहिर हो रहा है कि मास पर, पेंडुलम के मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता टाइम पीरियड का। यानी सवाल एग्जामिनर इस तरीके से कर सकता है कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ ना 50 ग्राम का बॉब अटैच्ड हुआ हुआ है और एक रिजिड सपोर्ट के साथ ना 10 ग्राम का बॉब अटैच्ड है, तो दोनों जो है वो एक रोटेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे। तो भाई इनकी लेंथ पे डिपेंड करता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसी का टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा उसको, बाकी मास पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इन दोनों की लेंथ जितनी होती तो दोनों के टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व हुई हुई है। ये न्यूमेरिकल वैसे चांसेस तो नहीं है कि आए, लेकिन फिर भी इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना वो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट सा, लेकिन फिर भी ये इजीली हो जाते हैं, ऐसे वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपने एक दफ़ा ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर ली है ना तो वो ऑसिलेशन थोड़ी देर के बाद फेड हो जाती हैं। जैसे कि इस टेबल पर आपने नॉक किया है, इस टेबल पर आप नॉक कर दें तो थोड़ी देर के लिए तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, लेकिन कुछ देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये थोड़ी देर के बाद वाइब्रेशन सीज हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट इज कॉल्ड डैम्प्ड सिस्टम। द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके, तो अब लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स द वाटर एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि शी नोटिसेस दैन 10 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स आर इक्वल टू 10, n is equals to, sorry, n is equals to 10, okay, and the टाइम इज़ 5 सेकेंड, यानी कितने टाइम के अंदर ये 10 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज़ 5 सेकेंड। ओहो, 5 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वेव्स वर 10 और टाइम पीरियड है 5 सेकेंड, तो इट विल बी 2। तो 2 का ऑप्शन यहाँ पर सी पर है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब एमसीक्यूज नंबर 2 पर आए। वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ओ सॉरी, डायफ्रैक्शन मैंने आपको नहीं बताया था। डायफ्रैक्शन कहते हैं जब भी वाटर वेव्स मूव कर रही हो तो आगे एक हमने एक ऐसा ब्लॉक रख दिया जिसमें कोई ऑब्स्टेकल है, यानी इस तरीके का कोई ब्लॉक रख दिया, बीच में उसके पोजीशन है वाटर के गुजरने की लेकिन बाकी जगह से ब्लॉक्ड है। तो वाटर वेव्स जो होती हैं इस तरीके से मूव होती हुई आती हैं, तो जैसे यहाँ से बाहर जाएंगी तो उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। ये जो पैटर्न के अंदर चेंज आ जाता है आफ्टर मूविंग थ्रू ऑब्स्टेकल, तो इसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज में क्या पूछ रहा है कि
water waves can be used to show reflection, refraction and diffraction. For each of these, each row shows whether or not the speed of the water wave changes. यहाँ पर हमें बताना है कि स्पीड जो है वो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है या नहीं होती है, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन में भी। तो इसमें याद रखें कि स्पीड तब चेंज होगी जब एक जो वाटर वेव्स हैं वो शैलो से डीप वाटर की तरफ जाएं या फिर डीप से शैलो की तरफ आए, तभी जाके स्पीड के अंदर कोई चेंज आता है, और वो चीज़ सिर्फ रिफ्रैक्शन में होती है। तो इट इज़ ऑप्शन सी, जिसमें जस्ट सी ऑप्शन में जस्ट रिफ्रैक्शन में ही स्पीड चेंज होगी, बाकी ना रिफ्लेक्शन में चेंज होती है ना ही डायफ्रैक्शन में चेंज होती है। एमसीक्यूज नंबर 3 पर आए। द डायग्राम शो वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर आफ्टर पासिंग इनटू द शेलो वाटर, विच डायग्राम शोज व्हाट हैपन्स टू द वेव। ठीक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इनटू द शेलो वाटर। वाटर जो वाटर की वेव्स हैं वो शेलो की तरफ आई हैं, तो जब भी शेलो वाटर की तरफ, डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ वाटर की वेव्स आएंगी तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो आप देखिए डायरेक्शन में चेंज आना, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है जिसमें डायरेक्शन में चेंज आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन की फॉर्म में शो हो रहा है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा चेंज आया हुआ है। लेकिन इस शेप में, इस ऑप्शन में देखें कि हल्का सा चेंज आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन के रिफ्रैक्शन जब होती है तो उसके लिए जो परफेक्ट डायग्राम होगी वो ऑप्शन सी की ही डायग्राम होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दैट इज द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। ठीक है, द वेव रीच पॉइंट पी, व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट काजेज द वेव टू रीच पॉइंट पी। यानी वाटर की वेव्स इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से वाटर की वेव ट्रेवल करेंगी पॉइंट पी से, तो कह रहा है कि कौन सा जो है इफेक्ट इस पर आएगा, तो डायफ्रैक्शन का इफेक्ट आएगा इस पर। उसके बाद क्या है, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन देन रिफ्रैक्टेड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट। याद रखें कि फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता, वो शैलो से डीप में जाए या डीप से शैलो में आए, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो मास कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, बाकी एम्पलीट्यूड भी पढ़ा है, पीरियड, वेलोसिटी, सब कुछ जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ में आता है। नेक्स्ट इज वेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर ही होगी। इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम बोब एक्सेलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। देखिए बोब जो होता है ना, पहले ये मीन पोजीशन पर था, अब बोब को खींचकर हम यहाँ ले आए एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब ये स्पीडली यहाँ क्यों जाता है, अपनी पोजीशन पर वापस क्यों जाता है, जैसे हम फोर्स रिलीज करते हैं, तो ये इस वजह से जाता है क्योंकि इनर्शिया का इफेक्ट है। ठीक है, इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजिशन इज एट। बाउल एंड बॉल सिस्टम इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से कोई बाउल ले लें, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को आप मूव करवा के यहाँ ले आएँ तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई, तो फिर ये वापस इसी पोजीशन से होती हुई यहाँ तक आएगी, फिर वापस आएगी इस डायरेक्शन में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके अंदर ऑब्जर्व होगी, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन इसके अंदर ऑब्जर्व्ड होगी। तो कह रहे हैं कि मीन पोजीशन हम कौन सी पोजीशन को कहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, यानी सेंटर ऑफ द बाउल। लास्ट एमसीक्यूज इज ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड। ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती हैं, क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही, रेस्ट में थी और आपने उसको मूव करवाया है, तो ये बॉडी आखिरकार वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाएगी, या कोई मूव करती हुई बॉडी अगर अचानक से रेस्ट में आ जाए तो वापस वो मूव करना स्टार्ट करेगी। तो दिस इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको वापस अपनी पोजीशन की तरफ ले आए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके एमसीक्यूज रिलेटेड और भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इट वाज टू लॉन्ग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप हाईलाइटेड पोर्शन के अलावा भी पोर्शंस को देख लीजिएगा। हाईलाइटेड पोर्शन इज़ जस्ट फॉर द लेक्चर पर्पजेज, जिसको और ज़्यादा मज़ीद समझना है वो भले इस पूरी बुक को डिटेल्स में पढ़ ले। थैंक यू सो मच।